गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ के बारे में। ये एक एपिडेमियोलॉजिकल पेंडेमिक डिजीज़ है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एपिडेमियोलॉजी एंड व्हाट इज़ पेंडेमिक? एंड दिस वी विल अंडरस्टैंड थ्रू नोवल कोरोना वायरस डिजीज़, दैट इज़ COVID-19. Friends, myself Dr. Rajni Srivastava, working as Assistant Professor in Environmental Science, Environmental Technology Department, Banaras Hindu University, IASD, India. Epidemiology is basically the study of the distribution and determinants of health related states and events in a specified population. किसी भी particular population में किसी disease के कौन कौन से determinants हैं और उनका distribution कैसा है, कैसा किस पैटर्न पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कितने अंतराल के बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी फ्रीक्वेंसी एंड पैटर्न, और उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है या सिस्टमेटिक स्टडी है या डेटा डेराइवन स्टडी है वो एपिडेमियोलॉजी में आती है. So the word epidemiology, EP means the scientific study, demi means people, ology means study. So study of the distribution and determinants of the health related states and events. It is also the application of the study to the control of health problem. ये एपिडेमियोलॉजी ये भी बताता है कि किस तरह से हमारी स्टडी हेल्थ प्रॉब्लम के इश्यूज को कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कोई भी डिजीज इन तीन चीज़ों पर निर्भर करती है कि किस तरह से वो डिजीज स्प्रेड करेगी. पहली चीज़ है होस्ट, दूसरा एजेंट और तीसरी चीज़ है एनवायरनमेंट. Host is also affected by demographic characteristics, biological as well as social characteristics. Epidemiological disease के लिए बहुत सारे एजेंट रिस्पॉन्सिबल हैं. दैट एजेंट में बी द बायोलॉजिकल एजेंट, जो कि COVID-19 एक एग्जाम्पल है उसका, फिजिकल, केमिकल, न्यूट्रिएंट, मैकेनिकल और सोशल एजेंट. एंड एनवायरनमेंट इज लाइक फिजिकल एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट. सो ये जो ट्रायड है ये किसी भी डिजीज के स्प्रेड होने में या कितनी फ्रीक्वेंसी से स्प्रेड होगा उस पर डिपेंड करता है. कम्युनिकेबल डिजीज और एपिडेमियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी स्टडी क्यों करनी चाहिए. जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं उनके पैटर्न अभी दिन पे दिन चेंज होते जा रहे हैं. सो न्यू इन्फेक्शंस के डिस्कवरी के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड द पॉसिबिलिटी दैट सम क्रॉनिक डिजीजेस हैव एन इन्फेक्टिव ओरिजिन. एक्चुअली डिजीजेज आर ऑफ वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिजिन. ये डिजीजेज जो होते हैं एंडेमिक टाइप के हो सकते हैं, एपिडेमिक टाइप के हो सकते हैं, पैंडेमिक टाइप के हो सकते हैं, आउटब्रेक हो सकता है किसी डिजीज का. जैसे मान लीजिए फूड पॉइजनिंग का हो गया, तो किसी जगह फूड पॉइजनिंग का आउटब्रेक हुआ तो बहुत सारे लोग उसमें उसके शिकार में आ गए, तो दैट कम अंडर द आउटब्रेक. स्पोरेडिक यानी कि इधर उधर कुछ छोटे मोटे इन्फेक्शंस हुए वो स्पोरेडिक में आ जाएंगे. नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि आपके अंदर वो इन्फेक्शन नहीं है, हॉस्पिटल से आने के बाद से या हॉस्पिटल से वो इन्फेक्शन आपको मिला हुआ है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहेंगे. एंडेमिक means the constant presence of a disease or infectious agent within a given geographical area or population group. It may also refer to the usual prevalence of a given disease within such area or group. एंडेमिक डिजीज कौन सी होती है कि वो डिजीज जो किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया या पॉपुलेशन ग्रुप में परमानेंट प्रेजेंट रहती है. जैसे हम लोगों के इधर साइड में जो यूपी बिहार वाला एरिया है, यहाँ पे एक मलेरिया ऐसी डिजीज है जिसकी परमानेंट प्रेजेंस रहती है. ठीक है, तो इस डिजीज को हम लोग एंडेमिक डिजीज कहते हैं. ये इस एरिया में या इस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में हमेशा ही रहती है क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत हैं. दूसरा है एपिडेमिक डिजीज. एपिडेमिक मीन्स द अकरेंस ऑफ मोर केसेस ऑफ डिजीज देन एक्सपेक्टेड इन अ गिवन एरिया और अमंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. एपिडेमिक डिजीज उसको कहते हैं कि कोई भी डिजीज किसी एक्सपेक्टेड एरिया से ज़्यादा एरिया में फैल जाए और ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करे, जैसे ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन को कवर करेगी तो वो एपिडेमिक डिजीज़ हो जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम में. लेकिन यही डिजीज़ पेंडेमिक हो जाएगी अगर ये कई सारी कंट्रीज़ या कई सारी कंटिनेंट्स में एक साथ फैल जाएगी और एक बड़े पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगी.
इसका एग्जाम्पल है कॉलेरा है, कोविड-19 डिजीज़ है, इन्फ्लुएंजा है। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजीजेस, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। सो एंडेमिक डिजीज क्या होती है? द डिजीज इज प्रेजेंस इन अ कम्युनिटी एट ऑल टाइम्स बट इन रिलेटिवली लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि कम्युनिटी में हमेशा प्रेजेंट रहे लेकिन कम फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेजेंट है, तो कहलाई हमारी एंडेमिक डिजीज। दूसरी एपिडेमिक डिजीज क्या है? द सडन एंड रैपिड स्प्रेड ऑफ infectious disease within a short period of time affecting a large number of people within a region or group, and this endemic become pandemic when it is widespread and affect a continents or entire world. So जो अभी हमारा ये कोविड-19 डिजीज है वो एपिडेमिक डिजीज था जो कि एक पेंडेमिक डिजीज में कन्वर्ट हो चुका है। अब आते हैं हम कोरोना वायरस डिजीज जो कि एक एपिडेमियोलॉजिकल पेंडेमिक डिजीज है, उसके बारे में बात करते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज दैट इज आल्सो कॉल्ड कोविड-19। Basically coronavirus disease is a viral disease, and this is a virus is a viral disease, and positive standard RNA have this virus. It belong to the ऑर्थोकोरोनाविरी सब फैमिली। ऑर्थोकोरोनाविरी सब फैमिली को यह बिलोंग करता है, और इस सब फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है कि उसके ऊपर स्पाइक लाइक क्राउन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो क्राउन लाइक स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। इट अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन एंड आउटब्रेक्स resulted in terms of pneumonia. With a novel coronavirus, it is called severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 और SARS-CoV-2 इसको बोलते हैं। और सबसे पहले ये वुहान, हुबई प्रोविंस, चाइना में दिसंबर 2019 को रिपोर्ट किया गया था। ठीक है। ऑन February 2020 द नोबल वायरस बिगन टू cause pneumonia and was named as कोरोना वायरस 2000 या कोविड-19 बाय WHO। WHO ने 11 फरवरी 2020 में इसको कोविड-19 टर्म दिया था। इस जो आपका SARS-CoV-2 था। कॉन्स्टेंटली द इंटरनेशनल वायरस क्लासिफिकेशन सबमिशन टर्म द वायरस एज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, और उसके बाद से जो इसको क्लासिफिकेशन के थ्रू इसका टर्म दिया गया SARS-CoV-2 टर्म दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। पहले इससे पहले ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस डिजीज से पहले नहीं फैला है। इससे पहले इट कॉज्ड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स एंड मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मार्स। ठीक है, मार्स इसको बोलते हैं। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के टर्म में ये पहले भी फैल चुका है ये डिजीज़, लेकिन इसका जो सुपर म्यूटेंट है, आप या कह सकते हैं इसका जो परिवर्तित रूप है, वो SARS-CoV-2 फॉर्म में अभी हमारे सामने है, जिसको कि WHO ने कोविड-19 टर्म दिया है। और 31 जनवरी 2020 को 31 जनवरी 2020 WHO presented it as a public health emergency of international concern, public PHEIC, public health emergency of international concern. Globally, this much cases of COVID-19 present. और अभी रिसेंट डेटा है करीब 6 मई 2021 का, इस साल में इतने लोगों को वैक्सीनेशन डोज लग चुका है। इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑन 3 जनवरी 2022 9 मई 2021 यानी 3 जनवरी 2020 से लेके 9 मई 2021 तक करीब 22 करोड़ 2,96,414 कन्फर्म्ड केसेस जो हैं वो कोविड-19 के मिले हैं, जिनमें से 2,42,362 डेथ केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, और करीब 17 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन डोज 3 मई तक दे दिया गया है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस वायरन शोइंग द स्पाइक्स प्रोटीन्स। ये कुछ इस तरह का कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर होता है। इसका जो मेम्ब्रेन है वो ग्लाइकोप्रोटीन का और लिपिड बाइलेयर का बना होता है। इसके ऊपर न्यूक्लियोकैप्सिड्स होती है, ये देखिए ये न्यूक्लियोकैप्सिड्स की लेयर है, और एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन RNA एंड हीमेटोग्लूटिन स्टरेज, ये इसके देखिए बाहर स्पाइक्स प्रोटीन्स हैं।
ये स्पाइक्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये आप देखिए ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है न्यूक्लियो कैप्सिड के अंदर कवर रहता है, बाहर ये लिपिड बायलेयर होता है और इसमें हिमेटोग्लूटरीन एस्टरेज प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये है कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखने में तो आपको इतना बड़ा है, लेकिन एक्चुअल ये 80 से 120 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻⁹ मीटर, है ना। यानी कि एक के बाद अगर हम 10 के आगे 9 जीरो लगा देंगे, उतना कम जो है ये कोरोना वायरस का साइज होता है। यानी कि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। सो इसका डायमीटर जो है करीब 80 से 120 नैनोमीटर होता है एंड इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। 4 types of virus has been reported which include alpha coronavirus, beta coronavirus, lambda coronavirus and gamma coronavirus. Infection in human is caused by 6 coronaviruses and 2019 coronaviruses. SARS-CoV is regarded as the 7th member of the coronavirus family. यानी कि ऑलरेडी 6 कोरोना वायरसेस ने ह्यूमंस पे अटैक कर दिया है, इन्फेक्शंस कर दिया है, इन्फेक्शन फैला लिया है। अब ये जो 2019 का कोविड कोरोना वायरस है, नोवल कोरोना वायरस, जिसको कि हम लोग SARS-CoV-2 कहते हैं, ये 7th मेंबर है जो कि इन्फेक्शन फैला रहा है ह्यूमन बीइंग में, और सबसे ज़्यादा डेंजरस ये मेंबर है जो कि ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन फैला रहा है। Interestingly, the virus bind with angiotensin converting enzyme 2 found in the host cell. Host cell का मतलब क्या, वो ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल के ऊपर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, जिसको कि ACE2 कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ये ACE2 से ये वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, इसको स्पाइक प्रोटीन को S प्रोटीन भी कहते हैं, ये बाइंड कर जाता है जो कि वायरस के सरफेस पे है एंड दिस बाइंडिंग कॉज द एंट्री ऑफ वायरस इनटू सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोगों के घर में अगर कोई पर्सन आता है तो हम लोग उसको गेट खोल के अंदर बुलाते हैं, या गेट पे आकर के वो पहले खड़ा होता है, अब फिर उसके बाद से गेट ओपन होता है तो आता है। उसी तरह से ये वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन के थ्रू होस्ट सेल के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 के थ्रू अंदर आ जाता है, जिसको ACE2 बोलते हैं। कोरोना वायरसेस यूजेस द स्पाइक प्रोटीन फाउंड ऑन दियर सरफेस टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल सरफेसेस। अब ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत चालाक है। अगर मान लीजिए कोई इधर उधर का सरफेस मिलेगा, पत्थर का सरफेस मिलेगा या पेड़, तो उस पर इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। जहां पर इसको ACE2 प्रोटीन मिलेगा वहां ये समझ जाएगा कि मेरे सुटेबल ये होस्ट है, वहीं पर जाकर के उससे अटैच हो जाएगा और उसके अंदर घुसेगा, और अगर इसको बाहर मिल जाएगा तो चुपचाप एक पार्टिकल की तरह पड़ा रहेगा उस समय तक, जब तक कि इसको फिर कोई एक्टिवेटिंग सरफेस नहीं मिलेगा। पैथोजेनेसिस, कैसी किस तरह का पैथोजन, किस तरह के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, पैथोजेंस डेवलप होते हैं। जो पर्सन कोविड-19 से इफेक्ट होता है हैव प्रेजेंट क्लिनिकल सिम्टम्स सच एज नॉन प्रोडक्टिव कफ, फटीग, फीवर, डिस्पेनिया। डिस्पेनिया का मतलब होता है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगा, चेस्ट की टाइटनेस हो जाएगी, लंग्स की इलास्टिसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। सो ये सारी सिम्टम्स हैं। रेडियोग्राफिक एविडेंस ऑफ निमोनिया एंड मलेरिया सिमिलर टू द मर्स, यानी कि जो मिडिल ईस्ट सिंड्रोम था, एंड सार्स कोरोना वायरस इन्फेक्शन, क्योंकि इससे पहले ये सारे दोनों इन्फेक्शन हो चुके हैं। उसी इन्फेक्शन की तरह जो कोविड-19 इन्फेक्शन है या SARS-CoV-2 इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन है, इस तरह के सिम्टम्स उसमें डेवलप होते हैं। The entry of the virus into the cell of the host organism is determined by the S protein of the virus। जैसे कि हमने बताया कि जो वायरस के ऊपर S प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन होता है, वो ही होस्ट ऑर्गेनिज्म में इसकी एंट्री करा देता है। अगर हम वायरस के ऊपर से ये S प्रोटीन हटा दें, जो इसका क्राउन टाइप का प्रोटीन स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको हटा दें, यानी कि अगर इसका हम मुकुट हटा दें इसके ऊपर से, तो ये घुस नहीं पाएगा। वायरस सबसे पहले एंटर करता है, मेम्ब्रेन के थ्रू फ्यूज़न करता है, और मेम्ब्रेन के थ्रू फ्यूज़न करके ये वायरस होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाता है।
Then significant proteolytic cleavage process takes place at the position S2 of the SARS coronavirus S protein, controlling the viral infectivity and binding to the membrane. और ये क्या होता है, S2 पोजीशन पे जा करके वहाँ पे क्लीवेज करता है. क्लीवेज का प्रोटियोलिटिक क्लीवेज यानी कि जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन का लेयर है उसको ब्रेक डाउन कर देता है और वहाँ से ये एंटर कर जाता है और फिर अपने ये जीनोमिक मटेरियल को होस्ट के साइटोसोल में जो है वो रिलीज कर देता है. Then the genomic material is transcribed into 2 polyproteins and structural proteins. और जब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने जीनोमिक मटेरियल को रिलीज कर देता है उसके बाद से ये अपने 2 पॉलीप्रोटीन्स को ट्रांसक्राइब कर लेता है और एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन को, और उसके बाद से अपने RNA का रेप्लिकेशन शुरू कर देता है. You can see here, you can understand this by this diagram how the pathogenicity develop in the human being. देखिए ये होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. यहाँ पर ये देखिए ये आपका कोरोना वायरस आया और ये ACE2 रिसेप्टर प्रोटीन है यहाँ पे होस्ट सेल पे है, वहाँ पे ये जाकर के इससे अटैच होने के बाद से प्रोटियोलिटिक काम किया और यहाँ के प्रोटीन को इसने गला दिया और फिर उसके बाद से ये यहाँ पर इसके थ्रू S2 प्रोटीन यानी जो स्पाइक प्रोटीन है इसके थ्रू यहाँ पर एंटर किया. ये यहाँ पर एंटर करता है, फ्यूज़न कर देता है और जितने भी अपने जो न्यूक्लिक मटेरियल है उसको यहाँ पे रिलीज कर देता है और सारी चीज़ों को बाहर छोड़ करके न्यूक्लिक मटेरियल को ले आकर के यहाँ पे रिलीज कर देता है. यहाँ रिलीज करने के बाद से ये क्या करता है, अपने 2 तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और RNA को ट्रांसक्राइब करता है और फिर से जो बाहर स्ट्रक्चर ये छोड़ा था फिर से रीस्ट्रक्चर हो जाता है अंदर आकर के. तो यानी कि एक बार मानिए ये कोई स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर ये RNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, होस्ट सेल के अंदर गया तो सिर्फ पहले इसने अपने RNA को घुसाया, ठीक है, होस्ट सेल के बाहर अपनी सारी चीज़ों को छोड़ दिया, RNA को घुसाया और RNA को घुसाने के बाद से फिर से इसने अपने स्ट्रक्चर को रीगेन कर लिया. सो अब यहाँ पर आया तो एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन दैट वाज न्यूली फॉर्म्ड इन द ट्रांसपोर्टेड इनटू द गोल्जी apparatus मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन विद द जेनोमिक मटेरियल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड. न्यूक्लियोकैप्सिड का मतलब क्या हुआ कि ये जो RNA के ऊपर का कवर वाला जो प्रोटीन है न्यूक्लियोकैप्सिड, ये आकर के यहाँ पर जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus के मेम्ब्रेन से लेकर के अपना ये जीनोमिक मटेरियल को कोट कर लिया यानी कि न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन बना लिया. एंड सब्सिक्वेंटली द वायरल मटेरियल्स एंटर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट. फिर वहां पर ये एंटर किया और फिर इसके बाद से ये वायरस सेल में घुस गया, ये वायरस ह्यूमन सेल में घुस गया. नाउ एपिडेमियोलॉजी यानी कि ये किस तरह से इसका शुरुआत हुआ, कैसे ये आया. सो हुबई प्रोविंस इन चाइना वाज लिंक टू द इनिशियल केसेस ऑफ कोरोना वायरस डिजीज. और फिर उसके बाद से ये रिपोर्ट हुआ कि पहले तो ये हुबई प्रोविंस चाइना में आया, फिर उसके बाद से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रांसमिशन के थ्रू ये बहुत तेजी से फैलने लगा. और हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ कोविड-19 वाज रिकॉर्डेड इन इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, फ्रांस, ईरान एंड जर्मनी बाय मार्च 2020. आफ्टर दैट जो कोविड-19 वायरस है वो कंटामिनेटेड एरिया में आया एंड माउथ के थ्रू, आइज के थ्रू या नोज के थ्रू कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट होने लगा. पहले जो इसका बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर था 2.22 2.6 था. इसका मतलब कि एक इन्फेक्टेड पर्सन ऑन एन एवरेज करीब 2.2 से लेके 2.6 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है. और पहले जो इन्फेक्शन था वो 59 या 60 एजेड लोगों में ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे जो इसके इन्फेक्शन का रेंज है वो 30 से 70 ईयर्स में ज़्यादा होने लगा है, यानी कि जो इन्फेक्शन है वो ब्रॉड स्केल पे होने लगा है. COVID-19 केसेस टू बी कंसीडर एज क्रॉनिक, अगर ये फॉलोइंग फीचर्स नहीं मीट आउट होते, मीन्स ऑक्सीजन सैचुरेटेड लेवल मोर देन और इक्वल टू 93% है, नहीं है तो यानी कि वो क्रॉनिक है. रेस्पिरेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 ब्रेथ पर मिनट, PaO2 और FiO2 greater than 300 and presence of more than 50% infiltration of lung within 24 to 48 hours और dyspnea. अगर ये सारे कंडीशन हैं नहीं है तो कोविड-19 जो है वो क्रॉनिक है. इंडिविजुअल एट द क्रिटिकल स्टेज आर दोज पेशेंट्स विथ मल्टीपल ऑर्गन इम्पेयरमेंट,
सेप्टिक शॉक और इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन। और 14 डेज जो इंक्यूबेशन पीरियड दिया गया है, दिस ड्यूरेशन प्रपोज्ड फॉर कोरोना वायरस डिजीज इज बेस्ड ऑन द नोन इंक्यूबेशन पीरियड फॉर सिमिलर कोरोना वायरस आफ्टर फर्स्ट एक्सपोजर। कहते हैं ना कि 14 दिन का आइसोलेशन जरूरी है। जो 14 दिन का आइसोलेशन है जो पुराना कोरोना वायरस डिजीज है उसी के बेसिस पे ये दिया गया है। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का मतलब होता है कि इज द स्टडी ऑफ कॉज, ओरिजिन और रीजन बिहाइंड द वे दैट थिंग्स आर और द वे दे फंक्शन और दे कैन रेफर टू दी कॉज देमसेल्फ, कि किस तरह से किसी भी डिजीज का ओरिजिन हुआ है, क्या क्या रीजन है इसके फैलने के और किस तरह से ये फंक्शन करता है, दैट कम अंडर द एटियोलॉजी। सो कंप्लीट जीनोम एनालिसिस रिवील दैट the virus shares 88% sequence identity with two bat-derived severe acute respiratory syndrome like coronavirus. So 88% इसका जो जीनोमिक सीक्वेंस है जो पहले बैट से डिराइव हुआ था, चमगादड़ों से डिराइव हुआ सार्स डिजीज था, उससे इसका सीक्वेंस मिलता जुलता है। ये एनवेलप्ड और सिंगल स्ट्रैंडल राइबोन्यूक्लिक एसिड बेस्ड प्रोटीन है जो कि हमने आपको बता दिया है। और इंटरनेशनल कमेटी ने वायरल कमेटी इसको SARS-CoV-2 नाम दिया था। इसके सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड ड्राई कफ, चेस्ट पेन, फीवर, मालेरिया, dyspnea, fatigue, all these are its symptoms. Dizziness, abdominal pain, nausea, headache, vomiting and diarrhea, less common clinical presentation. Okay, and it is also, its symptom is also presented in form of bilateral pneumonia. Coronavirus infected individual presented prominent upper respiratory tract manifestation including sneezing or sore throat, and thus proposing that the virus might have higher affinity to harboring with lower respiratory tract, and this is different from MERS and SARS disease. कह रहा है कि जो upper respiratory tract है, यानी कि अगर आपका नाक से लेकर अगर हम ट्रैकिया रीजन तक का करें तो वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाता है, पहले स्नीजिंग या सोर थ्रोट के फॉर्म में और फिर धीरे धीरे ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन फैलाता है और फिर ये एक्यूट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। शॉक, क्रिटिकल कार्डिक इंजरी, हाइपोक्सिमिया के मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, arrhythmia and critical renal damage were chronic complications recorded in the coronavirus infected individuals, and patients in this stage of the infection are taken to the intensive care unit. अब इसके प्रोबेबल ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, तो कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड हैं इसके लिए और कुछ एंशिएंट इंडियन मेडिसिन के भी ड्रग्स हैं जिनको लेने से इनका प्रोबेबल ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल स्पेसिफिक कोई भी ड्रग अभी तक कोरोना वायरस के लिए नहीं है। ऑफ कोर्स वैक्सीन्स डेवलप हो चुकी हैं, वैक्सीन्स भी काफ़ी हद तक कारगर हैं, लेकिन इसके अंदर म्यूटेशन इतनी तेज़ी से हो रहा है कि कब किस रूप में ये आ जाएगा ये नहीं पता हो सकता है। सो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स लोविपेनियोर और रिटोनेवियर जो है वो एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है विच इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर द इनहिबिशन ऑफ HIV-1 प्रोटीएज एंजाइम, जो ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम का वायरस 1 प्रोटीएज एंजाइम है, उसमें ये ड्रग यूज़ होता है। तो वहाँ पे उस ड्रग को यहाँ यूज़ किया जाता है। यूजुअली दिस इज़ को एडमिनिस्ट्रेटेड विथ रिटोनेवियर are another anti-retroviral drug that inhibit the activity of cytochrome P450. ठीक है, सो ये इसके थेरेपी में मेंशन है कि कितना इसका डोज जो है एडल्ट को देना चाहिए और कितना इसका जो है बच्चों को देना चाहिए। दूसरा जो बहुत ही फेमस ड्रग है, जैसे अभी आजकल आप पेपर में देख रहे हैं, रेमडेसिवियर ड्रग है। रेमडेसिवियर GS5734 इज़ एन एडिनोसिन एनालॉग एंटीवायरल प्रो ड्रग। इसको जिलीड साइंस ने डेवलप किया था टू ट्रीट द आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस इन वेस्टर्न अफ्रीका। सो एक्चुअली ये जो रेमडेसिवियर मेडिसिन है इसको इबोला वायरस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया गया था, जो इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ था, और जिलीड साइंसेस ने इसको डेवलप किया था।
एक्चुअली ये जो ड्रग है रेमडेसिवियर, ये रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ वायरल आरएनए बाय बाइंडिंग टू आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि वो अपने आरएनए को ले आता है उस सेल के अंदर और फिर आरएनए को मल्टीप्लाई करता है बहुत तेजी से और उसके ऊपर न्यूक्लियोपेप्टाइड का कोटिंग करता है और फिर से अपने आप को डेवलप करता है। तो जो आरएनए का रेप्लिकेशन है, यानी कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ही ये ब्लॉक कर देता है ताकि वो जाकर के फर्दर बॉडी के अंदर रेप्लिकेट ना कर पाए। सो अदर देन ट्रीटिंग इबोला वायरस पेशेंट, इट पोजेसेस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल प्रॉपर्टीज अगेंस्ट वेरियस आरएनए बेस्ड वायरल इन्फेक्शन, इसलिए रेमडेसिवियर इंजेक्शन को, रेमडेसिवियर को यूज किया जाता है। देन क्लोरोक्वाइन both is prescribed for antimalarial drug possessing lycosomotropic properties. So compared to chloroquine, hydrochloroquine is less toxic, approximately 40% less toxic. And ये जो इसका जो basic feature है, pharmacokinetics study have revealed a wide distribution of the effect of these antimalarial drug throughout the body, inducing the lungs. इसके अलावा टोसिलिजुमाब है या निटाजोनाइड ड्रग है, ये भी यूज़ है। इसके अलावा फेविपिरेवियर ड्रग एंड इवरमेक्टिन ड्रग है, जो फेविपिरियन एफवीपी ड्रग है, ये सिंथेटिक प्रो ड्रग है। इट इज़ अ एंटीवायरल ड्रग दैट इज अप्रूव्ड इन जापान एज अ सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। So keeping in mind its effective treatment against influenza virus, FVP is being considered as a potential candidate to treat COVID-19 patients. इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स है, जो कि दिस इज यूज्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द लंग्स दैट माइट रिजल्ट इन द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। हाउएवर इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। देन कॉन्वलेंस प्लाज्मा थेरेपी, it involves the transfer of plasma from recovered patients to currently infected patients। और बेसिक अप्रोच इसका है कि जो भी पेशेंट इन्फेक्टेड हो चुका है उसके अंदर उसकी, और ठीक हो चुका है, उसके अंदर उसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं, और अगर उसका प्लाज्मा ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उससे जो आपका इन्फेक्टेड पर्सन है, जो पेशेंट है, उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप करने में होगा। कुछ इंडियन मेडिसिन भी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसने कोविड के लिए रिकमेंड किए, दैट इज़ आयुष क्वाथ। इसमें बहुत सारे आप कहें कि नेचुरल प्लांट्स या हर्ब्स का मिश्रण है, जैसे ऑसिमम सेंटिमिलम यानी कि तुलसी का है, सिनेनम वरम, इन सब का है, जिंजिबर ऑफिसनेलिस, ये सब का मिक्सचर है। दूसरा है सामसनी वटी या गुडुची घना वटी, इसको बोलते हैं सनसमी वटी या गुंजनी वटा, ये भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है और हर तरह के फीवर में इसको यूज़ किया जा सकता है। आयुष 64 टैबलेट भी डेवलप किया गया है। नेक्स्ट जो है वो अगत्या हरितकी रामियाना है, जिसको कि अगत्य हरितकी अवले या अगत्य रसायन के नाम से बोलते हैं। इसके अलावा जो है अनुथैला तैला है, इसको अणु तैल भी कहते हैं। अबाउट 20 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं और इसको नोज़ में एज अ नेज़ल ड्रॉप यूज़फुल होता है। सो फ्रेंड्स, ये सारे जो प्रेजेंटेशन है ये 2 पेपर से लिए गए हैं और ये दोनों पेपर ही इंटरनेशनल रिप्यूटेड जर्नल में पब्लिश है, दैट इज़ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ, और दूसरा प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च फ्रंटियर्स ऑफ फार्माकोलॉजी से लिए गए हैं। सो उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा, ये टॉक पसंद आई होगी, और काफ़ी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने देने की कोशिश की है कि किस तरह से कोरोना वायरस एक एपिडेमियोलॉजिकल पेंडेमिक डिजीज़ है और हम लोग किस तरह से इस डिजीज़ से लड़ सकते हैं। और अल्टीमेटली एक जो लास्ट में चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने पॉजिटिव थॉट के थ्रू ये हम लोग अगर लड़ेंगे इन सारी मेडिसिन के हेल्प से, तो ज़रूर इस डिजीज़ पे जो हम विजय पा सकते हैं। So thank you so much friends. If you really like this video, kindly like, share and subscribe my YouTube channel Rajni Classes.